खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। ये बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि इस शो में हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर नजर रखी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, क्राइम की खबर हो या फिर कोई और, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे चर्चा करेंगे, साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो लेकर चलते हैं आपको अपने रिपोर्टर्स के पास। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार से हमारे रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्युष और साथ ही वाराणसी से हमारे साथ अमित सिंह मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ मनमोहन नेताम जुड़े हुए हैं। बात की बिहार की करेंगे, जहां राजनीतिक घमासान चल रहा है तो प्रदेश में कोरोना का कहर भी जारी है। तो क्या बड़ी खबरें बिहार से होंगी, सीधे लेकर चलते हैं आपको श्रीकांत प्रत्युष के पास। श्रीकांत, क्या कुछ बड़ी खबर है आज बिहार से, और साथ ही कोरोना को लेकर आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि पूरे देश में जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। देखिए, कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। लग रहा है कि नियंत्रण के बाहर जा रहा है, क्योंकि अब कोई बचा नहीं है। डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, पुलिस वाले संक्रमित हो रहे हैं, जिलाधिकारी संक्रमित हो रहे हैं, सीएम हाउस में घुस चुका है कोरोना, राजभवन में घुस चुका है, विधानसभा विधान परिषद में घुस चुका है। कौन ऐसी जगह है जहां पर कोरोना ने एंट्री नहीं मारी है? तो संक्रमण का खतरा काफ़ी बढ़ता जा रहा है और मरने वालों की संख्या बढ़कर 110 के आसपास हो गई है। तो जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार के 11 जिलों में फिर से एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। ये लॉकडाउन बढ़ भी सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एहतियात के तौर पर सरकार को ये अंदाज़ा है कि संक्रमितों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इलाज की व्यवस्था को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक पुश बटन दबा गया है, मतलब लॉकडाउन लगाकर, और फिर तैयारी की जा रही है। पटना के जो भी, बिहार सरकार के जो भी मेडिकल कॉलेजेज हैं, उनके हॉस्पिटल हैं, उनको कोरोना के लिए सुरक्षित कर दिया गया है कि उनमें कोरोना की जांच होगी। पटना एम्स को डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल बना दिया गया है। पहले केवल एक ही कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल था, एनएमसीएच, लेकिन अब पटना एम्स को भी डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल बना दिया गया है। बिहार के जितने 9 मेडिकल कॉलेजेज के हॉस्पिटल्स हैं, उसमें भी कोरोना की जांच और इलाज होगा अब। तो सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन अगर संक्रमण इसी रफ्तार से बढ़ता रहा, पुश बटन दबाने से कोई फायदा नहीं हुआ, तो चुनाव को लेकर भी आफत आ जाएगी। आपको पता है कि बिहार की राजनीति कोरोना के संक्रमण को लेकर ही गरमाई हुई है। बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना का संक्रमण ही है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि संक्रमण के खतरे के बीच चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए, और सत्ता पक्ष चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। इस बीच जो एनडीए में घमासान चल रहा था, उसके बारे में बता देना जरूरी है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं और अलग राह अपनाने का संकेत दे रहे थे। चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव की मांग का समर्थन कर दिया था कि चुनाव को संक्रमण काल में नहीं कराया जाना चाहिए। उसके बाद बीजेपी के संजय पासवान ने हमला कर दिया था, सुशील मोदी ने ट्वीट करके हमला कर दिया था। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, उनके इस हमले के बाद अमित शाह ने उनको कड़ी फटकार लगाई है और संजय पासवान के सुर बदल गए हैं। अब पासवान की वो तारीफ करने लगे हैं, जिस पासवान के बारे में कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को एलजेपी की जरूरत नहीं है, पासवान की जरूरत नहीं है, वो अब तारीफ करने लगे हैं। पासवान को देश का सबसे बड़ा दलित नेता बताने लगे हैं। सुशील मोदी को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा है, जिस ट्वीट में उन्होंने चिराग पासवान पर भी निशाना साधा था तेजस्वी के साथ साथ, उसको डिलीट कर दिया है और अब केवल तेजस्वी पर निशाना साधा है। तो इससे साफ है कि चिराग पासवान भले दिख रहे हैं कि अलग जा रहे हैं, उनका स्टैंड अलग है, लेकिन उनका स्टैंड बिल्कुल बीजेपी वाला स्टैंड है, या बीजेपी चिराग पासवान का ही स्टैंड बीजेपी का स्टैंड है, और बीजेपी मजबूती के साथ चिराग पासवान के साथ खड़ी दिख रही है। इसका मतलब साफ है कि चिराग पासवान एनडीए नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी के निर्देश पर, गाइडलाइन पर वो काम कर रहे हैं, और नीतीश कुमार को भी दबाव में लेने की कोशिश बीजेपी उनके जरिए कर रही है। कभी नीतीश कुमार ने भी चिराग पासवान के जरिए उपेंद्र कुशवाहा पर दबाव बनाया था, उनके खिलाफ इस्तेमाल किया था चिराग पासवान का। बीजेपी
नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान का इस्तेमाल कर रही है। तो चिराग पासवान को पूरा उम्मीद है कि बीजेपी उनकी पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, इसलिए बीजेपी के साथ मजबूती के साथ वो खड़े हैं। और बीजेपी भी अपने नेताओं को जिस तरह से फटकार लगा रही है चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नेताओं को, उससे साफ है कि बीजेपी चिराग पासवान के साथ खड़ी है। जी बिल्कुल, लगातार आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और लेकर चलते हैं आपको छत्तीसगढ़, जहां पर प्रवासी श्रमिकों को सरकार ने जुलाई और अगस्त का राशन मुफ्त देने का ऐलान किया है। तो सीएम सुगम सड़क योजना के तहत 3 विधानसभा क्षेत्रों में कई काम के लिए 5.72 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, जहां संक्रमित का आंकड़ा 3,897 पहुंच गया है, यानी कि लगभग 4,000। अब मनमोहन नेता हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। मनमोहन, क्या कुछ बड़ी खबरें आज की रहेंगी छत्तीसगढ़ से, और फिलहाल किन खबरों पर नजर रहेगी? अनन्या, सबसे पहले तो बात करते हैं हम कोरोना की। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का कहर जारी है और कोरोना के जो संक्रमित आंकड़ा है वो प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। हालांकि जो मौत का आंकड़ा है वो अन्य राज्यों की तुलना में एवं रिकवरी परसेंटेज अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। छत्तीसगढ़ में अब तक 17 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है और जो परसेंटेज है वो सबसे बेहतरीन है सबसे अन्य राज्यों की तुलना में। मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कल ही 65 नए मामले देखने को मिले हैं कोरोना के, और 65 मामले में 42 मरीज ठीक हो गए हैं। मतलब जो परसेंटेज देखी जा रही है वो अदर स्टेट से अच्छी है छत्तीसगढ़ की परसेंटेज, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सरकार यहाँ पर कोरोना के मामले में निपटने के लिए अच्छे से अच्छी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध करा रही है और सबसे पहले यहाँ पर इलाज करवा के जो मरीज हैं वो घर वापस जा रहे हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अभी कोरोना के संकट से लोग जूझ रहे हैं और इस कोरोना का जो संक्रमण है वो काफी मंत्रालय हो, चाहे सीएम हाउस हो, चाहे अन्य जो डॉक्टर, नर्स एवं पुलिस, इन सभी को अब कोरोना के संकट से जूझना पड़ रहा है। मतलब सब लोग यहाँ पर संक्रमित हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जिस गति से अभी बढ़ी है उस गति से अभी जिस तरीके से अभी राजधानी रायपुर कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है। राजधानी रायपुर में यहाँ पर प्रतिदिन जो आंकड़े हैं वो उछाल मार रहे हैं और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार को की चिंता बढ़ी गई है कोरोना के मामले में। दूसरी बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से प्रवासी मजदूर पहुंचे थे कोरोना संकट में अन्य राज्यों से, तो सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़ में जो प्रवासी मजदूर हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन मजदूरों को अब जुलाई एवं अगस्त का भी राशन मुफ्त में दिया जाएगा। तो मजदूरों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है, सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। हालांकि जो मजदूर हैं वो प्रवासी मजदूर पहुंचने के बाद जो कृषि कार्य हैं, कृषि कार्य में भी गति आई है। अगर प्रवासी मजदूर नहीं पहुंचते अपने घर, अपने स्थान नहीं पहुंचते, तो आज के दौर में जिस तरीके से कृषि कार्य हो रहे हैं, कृषि कार्य में विराम लग जाता भी। और प्रवासी मजदूरों को छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना के दौरान नरेगा के तहत जो कार्य दिलाई वो काफी सराहनीय रहा। दूसरी बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री सड़क सुगम योजना का ऐलान किया था कि जो छत्तीसगढ़ के शासकीय भवन हैं उन भवनों तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें बनेगी। मतलब जो जगह छूट गए थे, शासकीय भवन छूट गए थे, उन जगहों पर भी अब सड़कें बनेगी और सड़कों का जाल बिछेगा। इसके लिए कल ही जो सीएम भूपेश बघेल हैं एवं जो मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू, उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है और इसमें 3 विधानसभा को यहाँ पर लिया गया है और 3 विधानसभा में यहाँ पर 51 कार्यों का कल ही शुरू किया गया है, 51 कार्यों का, जिसमें 5 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री सड़क सुगम योजना का लोकार्पण हो गया है। इस कार्य को अब करने में थोड़ी सी विलम्ब होगी क्योंकि बारिश का दिन है, लेकिन बारिश खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री सड़क सुगम योजना का जो कार्य है वो तेजी लेगी। अगली बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा में जिस तरीके से अभी उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को देखते हुए यहाँ पर राजनीति तेज है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की अमित जोगी हैं वो अभी क्वारंटीन में है, क्योंकि वो भी अभी कोरोना के ये देखे गए थे, लक्षण देखे गए थे। हालांकि उनमें पॉजिटिव नहीं आया है, लेकिन वो अभी क्वारंटीन में है। तो छत्तीसगढ़ में जो मरवाही उपचुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान तेज है। और दूसरी बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार जिस तरीके से निगम मंडल एवं संसदीय सचिव की नियुक्ति करनी है, तो ये नियुक्तियां को लेकर दिल्ली में मंथन जारी है और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम
काम जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो दिल्ली से लौट चुके हैं। तो अब जो भी होना है वो दिल्ली से होगा, क्योंकि जो सूची है वो आला कमान के पास है। मतलब इसमें सोनिया गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मुहर लगाएगी। उसके बाद देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में किन नेता और किन कार्यकर्ताओं को लाल बत्ती मिलती है। लेकिन लगातार जिस तरीके से निगम मंडल की नियुक्तियां को लेकर यहां पर अटकलें तेज हुई थी, और जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं और जो बड़े विधायक हैं जो लगातार सीएम हाउस एवं पीसीसी के चक्कर लगा रहे थे, अब वो यहां पर खत्म हो गई है, क्योंकि जो भी होना है वह दिल्ली से होना है। तो यहां पर निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर भी राजनीति सरगर्मी तेज देखी जा रही है। दूसरी बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री परिषद के मंत्री हैं वो राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलने गए थे, और उसे लेकर भी यहाँ पर राजनीति तेज हो गई। बता दूं कि छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में के नाम परिवर्तन एवं कुलपतियों की नियुक्ति होनी थी, जिसे लेकर मंत्रिमंडल ने राज्यपाल महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिले। उसके बाद यहाँ पर बयानबाजी दौर शुरू हो गया है। जो पूर्व सीएम हैं रमन सिंह, वो आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर कि कांग्रेस यहाँ पर लगातार यहाँ पर राज्यपाल को दबाव बना रही है। आपसे अपडेट लेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम राज्यों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर अमित सिंह हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अमित, उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज क्या कुछ बड़ी खबरें रहेंगी? बात विकास दुबे की करें तो एनकाउंटर के बाद लगातार अब ऐसे लोगों को तलाश रही है पुलिस जिनके संबंध विकास दुबे के थे, विकास दुबे के साथ थे। चाहे आप आर्थिक तौर पर ले लीजिए, बिजनेस को लेकर ले लीजिए, इन सारी चीज़ों को लेकर अब तलाश लगातार और बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, विकास दुबे मामले में एसआईटी का भी गठन हो गया है और ईडी ने भी मामला दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन शुरुआत हम कोरोना से करेंगे। कोरोना से इसलिए करेंगे कि 1403 मामले सामने आए हैं 24 घंटे में। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सूबे के मंत्री चेतन चौहान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तीसरे मंत्री हैं चेतन चौहान जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी सुनील सिंह साजन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों नेताओं को पीजीआई में भर्ती कराया गया है। लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ते जा रही है। 35,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव अभी तक सूबे में सामने आ चुके हैं। इसमें करीब 11,500 अभी एक्टिव केसेस हैं। 913 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मुख्यमंत्री चिंतित हैं। उन्होंने सीधे तौर पर निर्देश दिया है कि 52,000 टेस्ट प्रतिदिन कराना सुनिश्चित करे अधिकारी, और इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। इसके साथ ही एक सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कोरोना को लेकर जो फीस है वो निर्धारित कर दी गई है, तय कर दी गई है। जो जनरल आइसोलेशन वार्ड है उसकी फीस 8 से 10,000 रुपए रखी गई है। जो आईसीयू है उसकी फीस 13 से 15,000 रुपए रखी गई है, और जो वेंटिलेटर वार्ड है उसकी जो फीस है वो 15,000 से 18,000 के बीच रखी गई है। सरकार को लगातार ये शिकायतें मिल रही थी, और उसके बाद नीति आयोग ने भी जो संस्तुति की उसके आधार पर ये कोरोना को लेकर फीस जो है वो सरकार ने तय किया है। तो इसको लेकर लगातार कोशिशें सरकार की भी जारी है कि कैसे इस पर रोक लगाया जाए। आज तीसरा दिन है लॉकडाउन का। कल सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बाद सरकार देखेगी कि इसके नतीजे कैसे रहते हैं। और एक जानकारी ये भी मिल रही है कि आने वाले समय में हफ्ते भर में 10 दिनों में या 15 दिनों में 2-1 दिन का लॉकडाउन इसी तरीके से जारी रहेगा। हो सकता है शनिवार रविवार को हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन कर दिया जाए। तो इस पर बहुत जल्दी सरकार फैसला लेने जा रही है, चूंकि लगातार एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरी जो खबर जिसकी चर्चा आपने शुरुआत में ही की थी, विकास दुबे इनकाउंटर के बाद जिस तरीके से एसआईटी का गठन हुआ है संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में, 31 जुलाई तक एसआईटी शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। एसआईटी कई पहलुओं पर जांच करेगी। तमाम जो एफआईआर दर्ज किए गए थे विकास दुबे के खिलाफ, उन मामलों में क्या हुआ, जो गुंडा एक्ट था, जो गैंगस्टर लगाया गया था, एनएसए के तहत जो मुकदमे दर्ज हुए थे, उसके उन मामलों में कहां तक कार्रवाई हुई थी, जिले में कौन कौन से पुलिस अधिकारी थे जिन तक विकास दुबे की बात पहुंची थी, शिकायत पहुंची थी, मुकदमों की जानकारी थी उनको, उन्होंने क्या कार्रवाई की, चौबेपुर थाने की क्या भूमिका थी। तो इन तमाम पहलुओं पर एसआईटी जांच करेगी। जो संपत्ति अर्जित किया था उसने, उसके खिलाफ भी जांच हो रही है। जो तमाम व्यापारियों कारोबारियों से उसके संबंध थे, इसको लेकर भी एसआईटी की जांच हो रही है। तो अलग अलग पहलुओं पर एसआईटी की जांच शुरू हो गई है। 31 जुलाई तक एसआईटी अपनी जो रिपोर्ट है वो शासन को सौंपेगी। इसके साथ ही
ईडी भी अब मामला दर्ज करने की तैयारी में है। इनकाउंटर किए गए विकास दुबे के परिजनों के खिलाफ, उसके जो लोग हैं उसके खिलाफ अब मामला दर्ज करने की तैयारी चल रही है। जानकारी मिल रही है कि थाईलैंड है, दुबई है, यहां तक उसके कनेक्शन फैले हुए थे, वहां पेंट हाउस होने की बात सामने आ रही है। लखनऊ, कानपुर में कई कोठियां, कई ड्यूप्लेक्स और कई उसके अपार्टमेंट उसके हैं। तो किन लोगों की भूमिका रही है? शराब कारोबारियों के नाम सामने आ रहे हैं, कानपुर के एक बड़े व्यवसायी का नाम सामने आ रहा है। तो इस तरीके से ईडी भी अपनी जांच शुरू करने की तैयारी में है, मामला दर्ज करने की तैयारी में है। तो विकास दुबे मामले में शासन गंभीर है। एसआईटी जांच और ईडी की जो अपनी जांच है, दो जांच अब चलने जा रही है। इसके साथ ही जो एक महत्वपूर्ण खबर है वो विधानसभा सत्र को लेकर है। 20 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होगा, संक्षिप्त सत्र होगा। 1 दर्जन विधेयक हैं जिनको मसौदा प्रदान किया जाएगा, 1 दर्जन विधेयक पास कराए जाएंगे। उसमें वित्तीय वर्ष का अनुपूरक बजट भी है। तो ये 3-4 बड़ी खबरें हैं उत्तर प्रदेश से आज। जी चलिए ठीक है, लगातार आप नजर बनाए रखिए। आइए आपको लेकर चलते हैं। राजस्थान में सियासत का पारा गर्म है। देर रात तक सीएम हाउस में बैठक चली। विधायक खरीद फरोख्त के आरोप के बीच कुछ विधायकों के दिल्ली जाने की खबर तो है। प्रदेश के दूसरे अस्पतालों में भी प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने की बात चल रही है। अरविंद पलावत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में यदि बात करें तो राजस्थान में जिस तरह से एसओजी ने विधायक खरीद फरोख्त मामले में जो रिपोर्ट दर्ज की, उसके बाद में एसओजी की रिपोर्ट के बाद से लगातार कल से ही यहां पर जो सियासी पारा है वो काफी गर्म है। और इसी को लेकर कल लगातार जो आरोप प्रत्यारोप की जो बयानबाजी है वो यहां पर शुरू हुई। पहले जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद में बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा। तो वहीं यदि देर रात की बात करें तो देर रात तक जो सीएम हाउस में बैठक है वो यहां पर रही और इस बैठक में जो विधायक हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहे। और इन विधायकों ने यहां पर एक बताया जा रहा है कि जो निष्ठा पत्र है कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत के साथ समर्थन में, वो भी यहां पर जो है उस पर भी हस्ताक्षर किए कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ में, हम अशोक गहलोत के साथ में हैं। और वहीं दूसरी और बात करें यदि सियासत की, तो क्योंकि एसओजी की जो एफआईआर थी उसमें जो 2 व्यक्तियों की जिनकी बातचीत हुई उसमें ये चीज सामने आई कि, और ये एफआईआर में भी लिखा गया कि जो भाजपा का जो है मुख्यमंत्री यहां पर बनेगा और उप मुख्यमंत्री को केंद्र में मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री राजस्थान में वो मुख्यमंत्री बनने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उप मुख्यमंत्री जो जो सचिन पायलट हैं वो दिल्ली में हैं और माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान से उनकी मुलाकात हो सकती है। साथ ही कई जो विधायक हैं वो भी दिल्ली की ओर जा चुके हैं और दिल्ली में जो आलाकमान है उनके साथ उनकी भी मुलाकात हो सकती है, इस बारे में बात कही जा रही है। वहीं देर रात एक अफवाह चली कि जो बाड़ाबंदी है विधायकों की वो यहां पर कर दी गई, लेकिन बाड़ाबंदी इस हिसाब से पॉसिबल यहां नहीं लग रही थी, क्योंकि जो सभी विधायक थे वो अपने अधिकांश विधायक अपने क्षेत्रों में थे और कुछ विधायक जो है उनके दिल्ली जाने की बात कही जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा रहा था कि मानेसर में जो बाड़ाबंदी है वो यहां पर की गई, लेकिन ये जरूर था कि कुछ विधायक अलग अलग होटल्स में, जो 20 से करीब 2 दर्जन के आसपास जो विधायक जो दिल्ली के लिए कूच किए थे वो अलग अलग होटल्स में रात को वहां रुके। तो ऐसी स्थिति में ये जरूर कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं बाड़ाबंदी ना हो जाए, लेकिन ज्यादातर जो विधायक है वो अपने विधानसभा क्षेत्रों में है, अपने गृह क्षेत्रों में। तो वहीं देर रात महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जिनका नाम एसओजी के एफआईआर में था, वो भी सीएम से मिलने पहुंचे और संभवतः उन्होंने सीएम को अपनी ओर से एक सफाई पेश की कि आखिर क्या ये पूरा मामला था और क्या कुछ इस एफआईआर के अंदर हुआ। वहीं जो 3 विधायक जिनके खिलाफ एसीबी ने रिपोर्ट दर्ज की है उसमें ओम प्रकाश हुड्डा है, सुरेश टांक है और खुशवीर सिंह, इन तीनों विधायकों का जो ये तीनों निर्दलीय जो विधायक हैं, इनकी कांग्रेस ने अपनी संबद्धता सूची जो है वहां से इनका नाम हटा दिया है। और हालांकि इन तीनों विधायकों का ये कहना है कि उन्होंने किसी तरह की खरीद फरोख्त या किसी तरह की चीज में उनका कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है उनको यहां पर समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी के जो राज्यसभा चुनाव थे उसके अंदर इनके कैंडिडेट्स को समर्थन दिया और पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े। हालांकि जो तीनों जो विधायक है वो फिलहाल अपने अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें है और अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने अभी तक वे लोग नहीं आए हैं। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में सियासत जो है इस पूरे मामले को लेकर लगातार गरमाई हुई है और अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ चीज यहां पर होती है, क्योंकि एसीबी का मामला, एसीबी ने जो परिवाद है वो यहां पर दर्ज कर लिया है। एसओजी की एफआईआर जो है उसके आधार पर 2 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया और बताया है कि ये जो 2 आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है यहां पर, ये दोनों ही आरोपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। हालांकि खुद सतीश पूनिया जो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष है उनका यह कहना है कि उन्हें अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। साथ ही यदि दूसरी ओर बात करें कोरोना को लेकर, तो कोरोना के जो आंकड़े वो राजस्थान में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये एक बड़ी चिंता की बात भी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहा है और अब तक 500 से ज्यादा जो मौत है वो राजस्थान में यहां पर हो
हो चुकी है। इसके साथ ही प्लाज्मा थेरेपी जो है वो प्रदेश के अन्य अस्पतालों में शुरू होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी, क्योंकि कई पेशेंट्स पर उन्होंने जब इसका ट्रायल हुआ, कई हॉस्पिटल्स में इसका ट्रायल हुआ और उनके एक अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिले, तो ऐसी स्थिति में अब प्लाज्मा थेरेपी जो है उसको अब अलग अलग जो अस्पताल है प्रदेश के वहां पर इनको शुरू किया जाएगा। तो वहीं इसके साथ ही बात करें यदि हायर एजुकेशन की, तो उच्च शिक्षा मंत्री ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में कहा है कि कोरोना की जो परिस्थितियां उनको देखते हुए अभी एग्जाम कराना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एग्जाम कैंसिल जो कराने की और स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की बात यहां पर कही है, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने ये पहले आदेश जारी किया था कि स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन MHRD और UGC का जो एक गाइडलाइन जारी हुई उसके बाद में अब जो एग्जाम है फाइनल सेमेस्टर के वो यहाँ पर होंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में ये चिंता स्टूडेंट्स की भी जाहिर थी और ये चिंता पेरेंट्स ने भी यहाँ पर की थी कि आखिर किस तरह एग्जाम होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और तमाम सारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीकांत प्रत्युष हमारे रेजिडेंट हमारे साथ बिहार से जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।